नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी सुना जाता है, खासकर जब बात आती है सुरक्षित निवेश और टैक्स बचाने की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता। जी। हमारी इस चर्चा का आधार है पीपीएफ खाता संपूर्ण जानकारी शीर्षक वाला एक दस्तावेज। इसमें काफ़ी विस्तार से इसके पहलू बताए गए हैं। ठीक है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं है कि पीपीएफ क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ये काम कैसे करता है और क्यों ये टैक्स बचाने वालों के बीच इतना पॉपुलर है। कई लोग इसे मतलब गारंटीड रिटर्न वाले सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, पर क्या इसमें और भी कुछ खास है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पीपीएफ खाता खोल कौन सकता है? जी। सूरत में तो साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है वो ये खाता खोल सकता है। मतलब कोई उम्र या इनकम की शर्त नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो सैलरी वाला हो, अपना बिजनेस करता हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी पीपीएफ खाता खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिस पर मतलब स्रोत भी जोर देता है। एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है। अच्छा, सिर्फ एक? जी हाँ, सिर्फ एक। अगर आप एक से ज्यादा खोल लेते हैं तो दूसरा खाता वो रेगुलर नहीं माना जाएगा, उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज है कि माता पिता या जो लीगल गार्डियन है वो अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं। ओके। लेकिन वो फिर बच्चे का खाता होगा, गार्डियन का अपना नहीं। तो नियम सीधा है, एक अडल्ट एक खाता। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए जरूरी है। अच्छा, यानी सिंपल रखा है लेकिन नियम साफ हैं, एक व्यक्ति एक ही खाता। चलिए अब इसमें पैसे जमा करने के नियमों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं। बिल्कुल। पीपीएफ खाते को चालू रखने के लिए आपको हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए जमा करने ही होंगे। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, कम से कम। अगर आप किसी साल ये मिनिमम अमाउंट नहीं जमा कर पाते तो खाता इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि उसे दोबारा चालू किया जा सकता है, पर थोड़ी पेनल्टी लगती है। और जहां तक मैक्सिमम लिमिट की बात है, आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ओके, 1.5 लाख रुपए। हाँ। और ये लिमिट आपके अपने खाते और अगर आपने किसी माइनर बच्चे के नाम पर खाता खोला है तो उन दोनों को मिला के मतलब टोटल 1.5 लाख। और ये 1.5 लाख रुपए एक बार में ही जमा करने होते हैं या मतलब किश्तों में भी कर सकते हैं? नहीं, श्रुति इस मामले में काफी फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। आप चाहें तो पूरा 1.5 लाख एक साथ जमा कर दें या फिर साल भर में अपनी सहूलियत के हिसाब से किश्तों में डालें। अच्छा। बस शर्त यह है कि साल में आप ज्यादा से ज्यादा 12 किश्तें कर सकते हैं और टोटल अमाउंट जाहिर है 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग इनकम वाले लोगों को अपनी बचत के हिसाब से इन्वेस्ट करने में मदद करती है ना। ये तो अच्छी बात है। ये तो वही जमा की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी निवेश का मतलब सबसे अहम हिस्सा होती है, रिटर्न, ब्याज। स्रोत के अनुसार पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार तय करती है। जी हाँ, पीपीएफ पर ब्याज दर भारत सरकार तय करती है और हर तिमाही यानी हर 3 महीने में इसे रिव्यू करके घोषित किया जाता है। यह दर आम तौर पर जो सरकारी बॉन्ड यील्ड होती है उससे जुड़ी होती है। दस्तावेज के हिसाब से जब ये जानकारी कंपाइल हुई तब रेट लगभग 7.1% सालाना था। 7.1%? ठीक है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। अच्छा, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। इसे थोड़ा और समझाएंगी? मतलब इसका असर लॉन्ग टर्म में कैसे दिखता है? जरूर। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ अपने डाले हुए पैसे यानी मूलधन पर ही ब्याज नहीं मिलता, बल्कि साल दर साल जो ब्याज आपके खाते में जुड़ता जाता है उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। ओके, ब्याज पर ब्याज। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए और 7.1% ब्याज मिला, तो साल के अंत में आपके खाते में हुए 1,07,100 रुपए। अब अगले साल आपको ब्याज 1,07,100 रुपए पर मिलेगा, न कि सिर्फ 1 लाख रुपए पर। समझ गया। और ये ब्याज पर ब्याज का सिलसिला पूरे 15 सालों तक चलता रहता है। इससे आपका पैसे सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले कहीं तेजी से बढ़ता है। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की पावर वाकई कमाल की होती है और पीपीएफ का एक बड़ा अट्रैक्शन यही है। 7.1% सालाना कंपाउंडिंग और वो भी सरकार समर्थित योजना में। ये तो सेफ्टी और रिटर्न का अच्छा बैलेंस लगता है। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह
इसमें भी कुछ शर्तें होती होंगी। स्रोत में लॉक इन पीरियड का जिक्र है। हाँ, और ये पीपीएफ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी 15 साल की लॉक इन अवधि। जब आप पीपीएफ खाता खोलते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर छोड़कर अगले 15 साल तक आपका पैसा उसमें लॉक रहता है। 15 साल? जी, इसका मतलब है कि आप मैच्योरिटी से पहले नॉर्मल हालात में पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। 15 साल, ये तो काफी लंबा समय है। इसे आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक कमी है या इसकी कोई खास वजह है? देखिए, इसे कमी या खूबी कहना शायद निवेशक के अपने लक्ष्य पर निर्भर करता है। स्रोत इसे लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना के तौर पर देखता है। जरा सोचिए, रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की हायर एजुकेशन है या उनकी शादी जैसे बड़े खर्चे। हाँ। इन सब के लिए एक मुश्त रकम जमा करने के लिहाज से ये अवधि एकदम सही बैठती है। ये आपको एक तरह से डिसिप्लिन में रखती है बचत करने के लिए, और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए पैसा निकालने से रोकती है। ये एक तरह से फोर्स्ड सेविंग है जो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद साबित होती है। फोर्स्ड सेविंग, हाँ, ये बात सही है। अनुशासन तो आता है इससे। और अगर 15 साल पूरे हो जाएं लेकिन किसी को पैसे की जरूरत ना हो, तब क्या खाता बंद करना ही पड़ता है? नहीं, यहीं पर पीपीएफ एक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। स्रोत बताता है कि 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आपके पास ऑप्शन होता है। आप चाहें तो पूरी रकम निकाल लें या फिर खाते को आगे 5-5 साल के ब्लॉक में जारी रखें। अच्छा, 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं? जी, आप चाहें तो बिना और पैसे जमा किए भी खाते को जारी रख सकते हैं, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, या फिर आप पैसे जमा करना जारी रखते हुए भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक सेफ, टैक्स फ्री इनकम या ग्रोथ चाहते हैं। ये वाकई लंबी अवधि के निवेशकों के लिए काफी सोच समझकर बनाई गई स्कीम लगती है। लेकिन अब उस पहलू पर आते हैं जिसने पीपीएफ को घर घर में फेमस कर दिया है, इसके टैक्स लाभ। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। मैंने सुना है इसे ईईई स्टेटस मिला हुआ है। ये क्या चीज है ईईई? ईई यानी एग्जेम्प्ट। ये पीपीएफ का सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है, जैसा कि स्रोत बार बार बताता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला ई, एग्जेम्प्ट, किसके लिए है? पहला ई है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए। मतलब आप पीपीएफ खाते में जो भी पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हैं, 1.5 लाख रुपए तक, उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती मिलती है। ओके, सेक्शन 80C वाली छूट। जी, यानी अगर आपकी सालाना इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए है और आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा किए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे 8.5 लाख रुपए हो जाएगी, बाकी कटौतियों को छोड़कर। ये सीधा सीधा आपके टैक्स के बोझ को कम करता है। अच्छा, तो जमा करते ही टैक्स बच गया। अब दूसरा ई है कमाए हुए ब्याज के लिए। पीपीएफ खाते में आपके पैसे पर जो भी ब्याज हर साल जमा होता है, वो 7.1% हो या जो भी उस वक्त लागू रेट हो, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। पूरा टैक्स फ्री? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बात इसे कई दूसरे फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से बेहतर बनाती है, जहां ब्याज पर टैक्स लगता है। तो जो रिटर्न आपको दिख रहा है वही आपका असली हाथ में आने वाला रिटर्न है। और तीसरा ई? हाँ, ये तो सोने पे सुहागा जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तीसरा ई है मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम के लिए। 15 साल पूरे होने पर या खाता आगे बढ़ाने के बाद जब भी आप पैसा निकालते हैं, आपको जो पूरी रकम मिलती है, जिसमें आपका जमा किया हुआ मूलधन और उस पर इतने सालों में कमाया गया सारा ब्याज शामिल होता है, वो पूरी की पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। क्या बात है! जी, उस पर भी कोई कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगता। वाह! यानी जमा पर टैक्स छूट, ब्याज पर टैक्स छूट और निकालने पर भी टैक्स छूट। स्रोत सही कहता है, ये ट्रिपल टैक्स बेनिफिट तो वाकई पीपीएफ को यूनिक बनाता है। निश्चित रूप से। भारत में ऐसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो ये ट्रिपल ई स्टेटस देते हैं, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS। उनमें भी 80C की छूट मिलती है, लेकिन उनके रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर तो टैक्स लगता ही है। हाँ, सही है। लोगों के लिए पीपीएफ का ये पहलू इसे बेहद आकर्षक बनाता है। ये न केवल टैक्स बचाता है, बल्कि पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी लाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन में एक प्रैक्टिकल सवाल फिर उठता है। 15 साल वाकई एक लंबा टाइम है। अगर बीच में
किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो क्या पीपीएफ खाताधारक पूरी तरह फंसावा महसूस करेगा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कुछ राहत की बात कहता है? हाँ, स्रोत इस पहलू पर भी रोशनी डालता है। पूरी तरह से फंसावा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है और शर्तों के साथ आते हैं। देखिए, पीपीएफ मूल रूप से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये समझना जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कि क्या है वो प्रावधान? पहला ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल का, यानी कुछ हिस्सा निकालने का। स्रोत के अनुसार खाता खोलने के बाद छठे फाइनेंशियल ईयर के अंत से, मतलब 7वें साल से, आप कुछ शर्तों के तहत अपने खाते से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। 7वें साल से कितना निकाल सकते हैं? वो रकम इस बात पर निर्भर करती है कि निकासी के टाइम आपके खाते में कितना बैलेंस है और खाता कितना पुराना हो चुका है। कुछ कैलकुलेशंस होती हैं उसकी। लेकिन ध्यान रहे, ये पार्शियल विड्रॉल है, मतलब कुछ हिस्सा ही, पूरी रकम नहीं। ओके, और दूसरा ऑप्शन, क्या लोन वगैरह भी मिल सकता है? हाँ, एक लोन की सुविधा भी है। ये सुविधा खाता खोलने के तीसरे फाइनेंशियल ईयर से लेकर छठे फाइनेंशियल ईयर तक मिलती है। अच्छा, तीसरे से छठे साल के बीच। जी, आप अपने पीपीएफ बैलेंस के आधार पर एक तय परसेंटेज तक लोन ले सकते हैं। इस लोन पर आपको जो पीपीएफ पर ब्याज मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, शायद 1% या 2% ज्यादा ब्याज देना होता है। स्रोत ये साफ करता है कि ये दोनों सुविधाएं, पार्शियल विड्रॉल और लोन, खास जरूरतों या इमरजेंसी के लिए हैं, न कि रेगुलर पैसे निकालने के लिए। इनकी अपनी लिमिट्स और प्रोसीजर्स हैं। तो मतलब कुछ गुंजाइश रखी गई है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है कि ये लंबी अवधि का निवेश है। ये जानना जरूरी है ताकि लोग इसे शॉर्ट टर्म फंड समझकर पैसा ना लगा दें। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे कोई अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य जैसे पीपीएफ और अचानक आने वाली शॉर्ट टर्म जरूरतों के बीच बैलेंस बनाए। शायद इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं। बिल्कुल, स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है एक तरह से। पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा हो सकता है, खासकर सेफ्टी और टैक्स बचत के लिए। लेकिन अपनी सारी बचत या इमरजेंसी फंड इसमें डाल देना शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। इन लिमिटेड विड्रॉल्स और लोन सुविधाओं पर पूरी तरह डिपेंड रहने के बजाय शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए अलग से लिक्विड फंड रखना, जैसे बैंक में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, ज्यादा समझदारी होगी। पीपीएफ का असली फायदा तो इसकी लंबी 15 साल की यात्रा पूरी करने में ही है। ये बात स्पष्ट हुई। चलिए अब चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर नजर डालते हैं जो स्रोत में बताई गई हैं। एक है नॉमिनेशन की सुविधा। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड लेकिन बहुत बहुत जरूरी सुविधा है। पीपीएफ खाता खोलते समय या बाद में भी आप किसी व्यक्ति को अपने खाते का नॉमिनी बना सकते हैं। इसका महत्व ये है कि अगर भगवान न करे खाता धारक के साथ कुछ हो जाता है, तो खाते में जमा पैसा बिना किसी कानूनी झंझट के आसानी से नॉमिनी को मिल जाता है। स्रोत बताता है कि ये प्रक्रिया काफी सरल है। ओके, और खाता खोलने की प्रक्रिया, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? कहाँ और कैसे खोला जा सकता है यह खाता? खाता खोलना भी अब काफी आसान हो गया है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा लगभग सभी बड़े सरकारी बैंक और कई बड़े प्राइवेट बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी वगैरह भी पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा देते हैं। अच्छा, बैंकों में भी? जी हाँ, और कई बैंक तो अब ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया भी ऑफर करते हैं, तो काफी सुविधाजनक हो गया है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? इसके लिए आपको बेसिक केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसा किसी भी बैंक खाते या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। स्रोत के अनुसार आमतौर पर आपको एक खाता खोलने का फॉर्म भरना होता है, साथ में पहचान का प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, और हाँ, शुरुआती जमा राशि जो कम से कम 500 रुपए होनी चाहिए। पैन कार्ड अब जरूरी है। प्रक्रिया काफी स्टैंडर्ड और सीधी सरल है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो पीपीएफ एक सरकार समर्थित बचत योजना है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इसमें साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ब्याज दर सरकार तय करती है जो फिलहाल 7.5% के आसपास है और सालाना कंपाउंड होती है। इसकी खासियत है 15 साल की लॉक इन अवधि जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ईईई टैक्स स्टेटस, यानी जमा, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री हैं।
इमरजेंसी में लिमिटेड निकासी और लोन की सुविधा भी है, पर यह है मूलतः लंबी अवधि का निवेश। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया। और अगर हम स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ें तो वो ये हो सकता है, देखिए पीपीएफ अपनी सेफ्टी, गारंटीड रिटर्न, हालांकि रेट बदलता रहता है, और जो बेजोड़ टैक्स लाभ है उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन साथ ही इसमें 15 साल की लंबी कमिटमेंट भी है। हाँ, ये जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए पीपीएफ को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे फिट कर सकता है। खास तौर पर इस लंबी लॉक इन वाली प्रॉपर्टी का बैलेंस उन दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ कैसे बिठाया जाए जिनकी लिक्विडिटी, मतलब कैश में बदलने की क्षमता अलग अलग हो। क्या पीपीएफ उनके पोर्टफोलियो का वो एंकर बन सकता है जो सेफ्टी और टैक्स एफिशिएंसी दे, जबकि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ या जल्दी जरूरत पड़ने पर काम आने पर फोकस करें? शायद इसी बैलेंस को साधना एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की कुंजी हो। ये वाकई एक गहरा सवाल है। कैसे पीपीएफ की स्टेबिलिटी और टैक्स फायदों को अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट यात्रा के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद है पीपीएफ पर हुई इस विस्तृत चर्चा से इसके अलग अलग पहलुओं और बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में दिया गया था।